नमस्ते दोस्तों। आज एक हम बहुत ज्यादा गर्व भरा और महत्वपूर्ण पल जी रहे हैं क्योंकि ऑफिशियली इंडिया हैज बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, सरपासिंग जापान। बट बिफोर जंपिंग इनटू द कंक्लूजन एंड डिक्लेयर अवरसेल्फ एज अ सुपर पावर, हमें कुछ चीजें रिफ्लेक्ट करनी जरूरी है क्योंकि एज अ इन्वेस्टर अगर आपको सक्सेसफुल जर्नी करना है तो रैशनल रहना जरूरी है और फैक्ट्स के पीछे फैक्ट्स क्या होते हैं वो फाइंड आउट करने की जरूरत है। बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द रियल फैक्ट्स और हाफ कुक नॉलेज के ऊपर अगर सक्सेस सेलिब्रेट करने जाओगे तो शायद आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं एग्जैक्टली आपको अनवील करूंगा कि इंडिया और जापान की इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है और एंड ऑफ द सेशन में आपको एज अ इन्वेस्टर वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है, इंडिया बिकमिंग द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके मायने एज अ इन्वेस्टर आपके लाइफ में क्या हो सकते हैं और आपकी सोच कैसे रखनी है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिए और आपके कमेंट्स लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में, जो भी आपके थॉट्स है कोई भी पॉइंट के ऊपर। सेक्शन 1 में हम देखेंगे इंडियाज जर्नी फ्रॉम ग्रैंड पास्ट टू पेनफुल पास्ट। बिफोर 1847 मतलब 100 साल पहले, 1947 जब ये हमें आजादी मिली उसके 100 साल पहले इंडिया एज अ कंट्री ऐसी कुछ कंट्री नहीं थी, लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज द नंबर वन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। दुनिया में सबसे बड़ा जीडीपी का हब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था 1847 में। लेकिन ब्रिटिशों के अंडर हम आते थे, सो ब्रिटिशों ने राज किया टिल 1947। सो इन दोज 100 years इंडिया went from number one economy to 225th economy in the world. So जब भी हमें आजादी मिली दुनिया में इन टर्म्स ऑफ जीडीपी हम 225वें स्थान पे थे। इन 1847 हम टेक्सटाइल के लिए दुनिया में बहुत मशहूर थे, स्पाइसेस के लिए मशहूर थे और सेल्फ सफिशिएंट थे। 100% सेल्फ सफिशिएंट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन 1947 में क्या हमारी हालत थी मैं आपको बताता हूं। 85% पॉपुलेशन वॉज अनएजुकेटेड, 92% ऑफ फूड केम फ्रॉम इंपोर्ट्स और 99% इंडस्ट्रियल गुड्स केम फ्रॉम इंपोर्ट्स। और उसके बाद जो हमें आजादी मिली उसके बाद बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो टाइम की गवर्नमेंट्स ने सक्सेसिवली अच्छे काम किए, टेक्नोलॉजी के ऊपर वो टाइम की साइंस के ऊपर बहुत अच्छे से काम किए, ग्रोथ होते रही। लेकिन नेक्स्ट 40 years तक ये जो हमारा बैकलॉग था उससे बाहर निकलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे हमारे इकोनॉमी के लिए। और ड्यू टू ऑयल क्राइसिस इन 1989 1990 इंडिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी बहुत ज्यादा वर्सन हो गई क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे और 70% हम क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे। 1991 में इंडिया में ऐसी सिचुएशन आई कि क्रूड ऑयल परचेस करने के लिए हमें लोन लेना पड़ा और वो लोन देने के लिए कोई कंट्री या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ नहीं अग्री कर रहा था। हमें वापस जाके जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया उनके पास हाथ फैलाने पड़े। बैंक ऑफ इंग्लैंड, हमने 67 टन गोल्ड गिरवी रखा और उसके अगेंस्ट हमें पैसा मिला। ये 1991 तक हमारी सिचुएशन थी। उसके बाद एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी वो टाइम की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की और उसके बाद जबरदस्त ग्रोथ इंडिया में आई और आज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इट्स अ मूवमेंट ऑफ प्राइड एज अ इंडियन, सेलिब्रेट करना चाहिए ये चीज। और ये एक स्टोरी रेजिलियंस की, विल पावर की और हमारे जो पास्ट के लीडर्स हैं उनके विजन की है। क्योंकि एक ही दिन पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, वो कंट्री की आज क्या कंडीशन। इनफैक्ट 1945 से लेके 1950 तक ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज को आजादी मिली थी, लेकिन उसमें से सिर्फ इंडिया ऐसी कंट्री है जो टॉप के 10 इकोनॉमी में पहुंच पाई है। हमें रियली प्राउड मोमेंट है और हमें याद करना चाहिए जो लीडर्स ने हमें ये विजन दिखाया था वो टाइम के। आगे बढ़ते हैं विद ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव। द जीडीपी इज इल्यूजन, आर वी रियली बिगर देन जापान? लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ बिहाइंड द नंबर। जीडीपी ये बड़े थाली की तरह है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये प्ले करता है हाउ मच ईच पर्सन गेट्स फूड इन इट्स प्लेट, मतलब हर एक आदमी कितना पैसे कमा रहा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं आपको नंबर्स और डिटेल में बताता हूं। इंडिया की पॉपुलेशन 146 करोड़ है, जापान की पॉपुलेशन 12.4 करोड़ है। अगर आप पर कैपिटा इनकम देखोगे तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम
$2,400 है। जापान का पर कैपिटा इनकम $34,000 है। इट मींस जापान में हर पर्सन इंडिया के हर आदमी से 13x पैसे ज्यादा कमाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। इट्स लाइक फैमिली ऑफ 10, ईच ऑफ देम अर्निंग ₹20,000। सो टोटल हो गए ₹2 लाख। ये इंडिया की स्टोरी है। जापान की स्टोरी, फैमिली ऑफ 2 अर्निंग ₹1 लाख ईच, ₹2 लाख कमा रहे हैं वो भी। सो फैमिली ऑफ 10 में सीम्स बिगर इन टर्म्स ऑफ कंबाइंड इनकम, बट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सबसे मैटर करता है, जो कि जापान का बहुत ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू इंडिया, डिस्पाइट इंडिया बिकमिंग द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये हमें ध्यान में रखना है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी लाइफ कितना है कंपेयर टू जापान, वो ज्यादा मैटर करता है। हमने जापान को सरपास किया है उससे ज्यादा। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में प्री मानसून बारिश हुई है, लास्ट 4 दिन से हो रही है। सो यहाँ पे वाटर क्लॉगिंग, प्री मानसून के बारिश में वाटर क्लॉगिंग होके जो नई मेट्रो चालू हुई है जस्ट 15 डेज बैक, वो भी स्टॉप हो गई। सो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है करंटली। और इसको ही टोक्यो के साथ आप कंपेयर कीजिए, जहां पे प्रिसीजन के साथ रेलवेज चलती है, सेकंड बाय सेकंड प्रिसीजन है रेलवेज में, ऐसे मैंने सुना है। मैं कभी जापान गया नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स वहां पे गए उनके एक्सपीरियंसेस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जापान ये अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है, फिर भी इतनी प्रिसीजन और पब्लिक सर्विसेज आर एफिशिएंट। सो पॉलिटिक्स वाइज हम देखेंगे, मुंबई में बीएमसी है, लेकिन उसके इलेक्शन लास्ट 3 इयर्स से नहीं हुए हैं, जस्ट बिकॉज पॉलिटिक्स है इसमें, और उसके वजह से मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज्ड हुआ है। ऑल ओवर महाराष्ट्र सेम सिनारियो है। सो आपके राज्य में क्या स्थिति है मुझे पता नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स वाइज हम far much behind than Japan. Administration wise, we are far more behind the Japan. करंट गवर्नमेंट है वो ब्रैक करती है, ऑफ कोर्स हर एक गवर्नमेंट अपने अच्छे अच्छे काम बताती है। तो करंट गवर्नमेंट ने रोड्स के ऊपर जबरदस्त काम किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं जो मुंबई में रहता हूँ, वाटर शॉर्टेज ये कॉमन प्रॉब्लम है। और टायर 2 टायर 3 सिटीज में तो वाटर शॉर्टेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पावर कट्स का प्रॉब्लम है, और गार्बेज मिसमैनेजमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज जस्ट डोंट अबाउट द कॉन्क्रीट एंड फ्लाईओवर्स, ये हमें एज ए इंडियन समझना पड़ेगा। इट्स अबाउट डिग्निटी ऑफ आवर लाइफ। क्या हम डिग्निफाइड लाइफ जीते हैं? जस्ट आप मुंबई में आके मुंबई की रेलवेज आप देखिए, रश आवर के टाइम पे क्या हम डिग्निफाइड लाइफ जीते हैं? इवन जो मुंबई की फर्स्ट मेट्रो थी, उसमें आप रश देखिए, क्या वो लोग जो मेट्रो से जाते हैं मॉर्निंग के आवर्स में, क्या डिग्निफाइड लाइफ उनकी है? जो वुमेन्स जाते हैं धक्का बुक्की करनी पड़ती है, या ये क्या डिग्निफाइड लाइफ है? सो जस्ट जीडीपी नंबर से कुछ नहीं होता है अकॉर्डिंग टू। अभी हम देखते हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इनोवेशन, जहां पे जापान हमारे से 20 टाइम्स आगे है। जापान है हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द वर्ल्ड। वहां के जो स्टूडेंट्स हैं मैथ्स में और साइंस में वर्ल्ड में टॉपर्स है। वहां की हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड क्लास, अफोर्डेबल और एफिशिएंट है। जस्ट मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फाइनेंशियल स्टेटस में हो, तो क्या इंडिया में आपको बेस्ट ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सकती है? ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एज अ इंडियन हम स्ट्रगल कर रहे हैं, टीचर शॉर्टेजेस है बहुत सारे स्टेट्स, हाई ड्रॉप आउट रेट्स है स्टिल इन 2025, ओवरबर्डन पब्लिक हॉस्पिटल्स है एंड जॉबलेस ग्रेजुएट्स। दीज आर द प्रॉब्लम्स। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन कॉलेजेस आप देखिए कितना स्टैंडर्ड कम है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या आप आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाओगे इंडिया जैसे कंट्री में? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम का। एजुकेशन इज द इंजन ऑफ प्रोग्रेस। जापान इन्वेस्टेड लॉन्ग टाइम अगो, मतलब हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो जापान की कंडीशन थी, ऑलमोस्ट 55% मेल पॉपुलेशन डाई हो चुकी थी। ऐसे टाइम पे जापानीज गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर हेवीली इन्वेस्ट किया। उसका परिणाम क्या हुआ? 1950 से लेके 1985 तक 35 इयर्स में जापान फ्रॉम जीरो टू सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई वर्ल्ड की। अभी ये सब सुन के आप मुझे कहोगे कि ये बहुत पेसिमिस्टिक है,
मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं, मैं रियलिटी चेक देना चाहता हूं मेरे ऑडियंस को। अभी हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू देखते हैं। इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इंडिया का जो मोमेंटम है, ग्रोथ का मोमेंटम है, वो रियल है, ये समझना पड़ेगा। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, 65% पॉपुलेशन इज बिलो एज ऑफ 35, जो कि आने वाले टाइम में प्रोडक्टिव रहेगी। टिल 2050 इंडिया विल बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो थ्राइव कर रही है दुनिया में। डिजिटल इंडिया का जो पेनिट्रेशन है, यूपीआई, ये वर्ल्ड क्लास इनोवेशन इंडिया ने लाया हुआ है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज एडॉप्ट कर रही है। मेक इन इंडिया, ये जो करंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो हम बहुत पीछे थे वर्ल्ड के, उसके ऊपर एक पुश मिला है मैन्युफैक्चरिंग को। शायद आने वाले 5-10 साल में इंडिया विल बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। यस, हम बहुत लैक करते हैं बहुत सारे चीजों के ऊपर वर्ल्ड से, वर्ल्ड के जो ग्लोबल लीडर्स है उनसे, वर्ल्ड के जो टॉप कंट्रीज है जीडीपी वाइज उनसे, लेकिन हम राइट मोमेंटम में है। ये बहुत पॉजिटिव चीज है कंपेयर टू वो कंट्रीज जो 1945 से लेके 1950 में 150 कंट्रीज को आजादी मिली थी, उनके कंपेयर में हम बहुत ज्यादा आगे है और मोमेंटम में है। ये बहुत पॉजिटिव बात हमारे लिए एज ए इंडियन है। सो ये कंटेंट का मतलब क्या है? सो ये जो जीडीपी नंबर्स है उससे ब्रैगिंग करना नहीं, सो उससे राइट मैसेज लेके जो हमने, मैंने, आपने, सबने जो इंडिया इमेजिन किया है वो बिल्ड करने की कोशिश करना, ये एज अ नागरिक हमारा काम है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। 15 इयर्स बैक या 30 इयर्स बैक जो इंडिया की इकोनॉमी थी, आज वैसे इंडिया की इकोनॉमी नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है। सो ऐसे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में एज अ इन्वेस्टर आपको क्या सोच रखनी चाहिए सो दैट आपका इन्वेस्टिंग जर्नी हैप्पी रिच हो सके, उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। हमने अभी तक क्या सुना है? बाय राइट, सिट टाइट, बाय एंड रिमेन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज द की। लेकिन सोचिए, क्या ये फॉर्मूला अभी भी इफेक्टिव रहेगा? क्योंकि 1990s में, 2000s में, 2010s में इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन अलग थी, वर्ल्ड की इकोनॉमिकल कंडीशन अलग थी। तो बाय राइट, सिट टाइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये सब चल गया, ये मेरा मानना है। आने वाले टाइम में क्या ये चलेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये 1980s, 1990s, 2000, 2010 में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, ये क्यों चला? उसका रीजन है इंफॉर्मेशन स्लोली ट्रैवल करती थी। सो अगर आपके पास कोई कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि दुनिया के पास नहीं है या दुनिया के पास लेट आने वाली है, और ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर 1994 में एसबीआई के आईपीओ में शेयर्स खरीदे थे और आज ह्यूमंगस रिटर्न जनरेट किए हैं एसबीआई के स्टॉक ने, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन था 1994 में आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए। सो उन्होंने एसबीआई के आईपीओ में पैसे लगाए और उसकी वैल्यू आज ह्यूमंगस है। सो ये एडवांटेज आज के टाइम पे आपको और हमें नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल, और अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो सबको अवेलेबल नहीं है तो विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड वो सबको अवेलेबल हो जाए। पहले के जमाने में दलाल स्ट्रीट की न्यूज पहुंचने को 5 से 10 दिन लगते थे पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में। आज विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड, मतलब आप ब्रश करते से ही कोई नई इंफॉर्मेशन पूरे दुनिया में पहुंच सकती। सो बॉटम लाइन क्या है? स्पीड हैज चेंज, साइकिल्स हैव चेंज, मार्केट्स हैव चेंज। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 8 अप्रैल 2025, ऑलमोस्ट 40 डेज पहले, इंडियन बिजनेस चैनल पे सब क्या कह रहे थे कि 20,000 निफ्टी में हो सकता है, 21,000 का बॉटम हो सकता है, और एक्चुअल निफ्टी 8 अप्रैल 2025 को 21,800 के ऊपर था। आज हम 25,000 के ऊपर बैठे हैं, ऑलमोस्ट 15-16% अप इन विद इन अ मैटर ऑफ 40 डेज। क्या पहले के जमाने में ऐसे हुआ करता था? आई डाउट ऐसे कभी हुआ रहेगा, रेयरली कभी हुआ रहेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन और साइकिल्स इतने फास्ट हो गए हैं। सो आपकी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस भी चेंज करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। सेकेंड फैक्टर क्या है जो चेंज हुआ है? बिफोर 2020 इट वॉज ऑल अबाउट ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी, नाउ इट इज बिकम डेटा ड्रिवन इकोनॉमी। आपको समझना पड़ेगा, ये जो ट्रम्प टैरिफ वॉर वगैरह चालू है, मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरी थॉट क्या है इसके ऊपर, ये
सिर्फ दिखावा है। टैरिफ वॉर ये सिर्फ दिखावा है। एक्चुअली ट्रम्प क्या करना चाह रहा है, तो ट्रम्प करना चाह रहा है डॉलर को डी वैल्यू करना चाह रहा है। डॉलर कभी भी डी वैल्यू नहीं होता है, रेयरली कभी डी वैल्यू होता है। सो डॉलर की प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है क्योंकि दुनिया में सबसे वैल्यूएबल करेंसी डॉलर है। सो उसके वजह से क्या होता है, यूएस इकोनॉमी कभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं बन सकती है और उसका डेट बढ़ते रहता है। सो थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, एब्जॉर्व कीजिए। अगर डॉलर डी वैल्यू हो गया तो ऑटोमेटिकली यूएस ज्यादा एक्सपोर्ट करना चालू कर देगा, वहां पे जाके बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे। सो ये करना चाह रहा है। सो ये कैसे करे, सो डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है यूएस। सो पहले के जमाने में होता था कि ऑयल के ऊपर यूएस कंट्रोल करना चाहती थी, सो मिडल ईस्ट में जाके वॉर करना, उनके साथ पॉलिटिक्स खेलना, ये सब करती थी। लेकिन अभी यूएस ने ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन के डील्स किए हैं मिडल ईस्ट के साथ फॉर डेटा इन्वेस्टमेंट। ये आपको समझना पड़ेगा। सो वर्ल्ड हैज शिफ्टेड फ्रॉम ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी टू डेटा ड्रिवन इकोनॉमी। सो 20 साल पहले देखिए दुनिया की सबसे टॉप कंपनियां या वैल्यूएबल कंपनियां कौन सी थी। सो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सबसे वैल्यूएबल या इंडस्ट्रियल कंपनियां वैल्यूएबल होती थी। लेकिन आज के टाइम पे कौन सी कंपनियां सबसे वैल्यूएबल है? गूगल, मेटा, amazon, जो कि ऑयल से नहीं बनी है, अल्गोरिदम से बनी है और आईबॉल्स से बनी है, मतलब कितने लोग देखते हैं उससे बनी। और इन्वेस्टिंग भी इसके साथ चेंज होने वाली है, इनफैक्ट चेंज हो चुकी है। क्या आप ओल्ड स्टाइल की तरह इन्वेस्ट करते हो आज भी? आज भी अगर बिलीव करते हो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी या बाय राइट सिट टाइट, सो शायद आपको रीथिंक करना जरूरी है। मैं आपको डेटा देता हूं इसके बारे में। आज के जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है वो ट्रेंड फॉलोअर्स है, मोमेंटम की सवारी करते हैं और जब पार्टी खत्म हो स्मार्टली एग्जिट कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। क्रिकेटिंग एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 20 इयर्स बैक अगर इंडिया की आप क्रिकेट टीम देखो, टेस्ट मैच क्रिकेट की टीम देखो, तो उसमें कौन हुआ करता था? सो वीरेंद्र सहवाग एक अग्रेसिव बैट्समैन था। राहुल द्रविड़ ये बहुत डिफेंसिव और परफेक्ट, टेक्निकली परफेक्ट बैट्समैन थे। सचिन तेंदुलकर ये कॉम्बिनेशन थे। लक्ष्मण ये कॉम्बिनेशन थे। सौरभ गांगुली ये कॉम्बिनेशन थे ऑफ अग्रेसिव एंड टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन। लेकिन आज के टाइम पे आप देखिए इंडिया की टेस्ट मैच की क्रिकेट की टीम, जो टेस्ट मैच की क्रिकेट टीम है, वो सेम टीम को अगर आप 2020 में भी उतारोगे वहां पे भी वो उतनी इफेक्टिव है। क्योंकि सबसे चेंज क्या हुआ है? सो 20 साल पहले आपका बैटिंग एवरेज क्या है वो मायने रखता था। आज के टाइम पे आपका स्ट्राइक रेट कितना है वो मैटर करता है। सो स्ट्राइक रेट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड एवरेज इज वैल्यू एंड क्वालिटी इन्वेस्टिंग। ये थोड़ा सा मैंने क्रिकेटिंग एनालॉजी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये इम्पल्सिव नहीं होती है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये स्ट्रेटेजिक होती है। ये नए भारत के नए इन्वेस्टिंग स्टाइल है, ऐसा मुझे लगता है। आने वाले 3, 5, 10 साल में आप ये कंसिस्टेंटली देखोगे। रिसेंट एग्जांपल आप देखिए जो मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। एक महीना पहले सब लोग बोल रहे थे मार्केट नीचे जाने वाला है, 20,000 या 21,000 निफ्टी हो जाएगा। आज हम बैठे हैं 25,000 के ऊपर। सो ये 15% की रैली जो आई है वो कितने लोगों ने पकड़ी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मोमेंटम इन्वेस्टर ये बराबर से पकड़ लेता है। अभी हम इंटरनेशनल डेटा लेते हैं, दुनिया के सबसे जो टॉप 10 रिचेस्ट इन्वेस्टर्स है उसमें से 5 इन्वेस्टर्स मोमेंटम इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। हमें सिखाया गया है यूट्यूबर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने। वॉरेन बफे वैल्यू इन्वेस्टर्स थे, सो वो डीप वैल्यू फाइंड आउट करते थे और बाय राइट एंड सिट टाइट का प्रयोग करते थे। सो हमें सबको ये पता है। लेकिन क्या आपको पता है टॉप 10 इन्वेस्टर्स में 5 इन्वेस्टर मोमेंटम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं? सो मैं आपको 5 नाम देता हूं, वो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या थी। जिम सिम्पसन रेनाइसेंस टेक्नोलॉजी के फाउंडर, केन ग्रिफिन सिटाडेल के फाउंडर, स्टीव कोहेन Point72 के फाउंडर, चेज कोलमन और जॉर्ज सोरस, ये 10 में से 5 रिचेस्ट इन्वेस्टर है। ये सब ट्रेंड फॉलो करते हैं और मोमेंटम फॉलो करते हैं। इंडिया इज जस्ट नॉट ग्रोइंग, इट्स ट्रांसफॉर्मिंग। ये बिलीफ आपको इनकॉर्पोरेट करनी जरूरी है। सो मार्केट बहुत ज्यादा शार्पर, फास्टर और कंपेटिटिव बन चुका है
2020 से पहले म्यूचुअल फंड्स में 1 करोड़ इन्वेस्टर्स थे। 40 इयर्स हुए हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। 2025 तक मतलब 5 सालों में और 4 करोड़ इन्वेस्टर एडअप हुए हैं। सो बहुत कॉम्पिटिटिव बन चुका है आज का मार्केट। पुरानी दुनिया में पेशेंस एक असेट था, शायद पेशेंस आपकी लायबिलिटी बन सकता है। सो एजिलिटी इज नेसेसरी। आज के इन्वेस्टिंग दुनिया में आप compete कर रहे हो अल्गोरिदम्स के साथ, एफआईएस के साथ, 24/7 रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ और यूट्यूब और टेलीग्राम इन्फ्लुएंसर्स के साथ। अगर आप स्लो हो तो आपका कैपिटल रिस्क में है। जो पुराना मॉडल था बाय एंड फॉरगेट फॉर 15 इयर्स, सो ये मॉडल आज के दुनिया में फिट नहीं बैठता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आज अगर आपने एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक ले लिया, क्या 2040 तक एचडीएफसी बैंक रेलेवेंट रहने वाली है? ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 2010 में निफ्टी सेंसेक्स में कौन सी कंपनियां थी, उसमें से आज कितनी कंपनियां 2025 में रेलेवेंट है? सो अगर आप एजाइल नहीं रहोगे, आपका कैपिटल रिस्क में रहेगा। नए इंडिया में नए इन्वेस्टिंग स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज चाहिए, और ये सब के ऊपर मैं बात करता हूं मेरे द हैप्पीनेस कल्चर कम्युनिटी में। अगर इसका आपको पार्ट बनना है तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है हैप्पी रिच सीक्रेट्स। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो जो मैं एक्टिविटीज करता हूँ हैप्पी रिच कम्युनिटी बनाने के लिए, उसकी आपको इंफॉर्मेशन वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है हैप्पी रिच सीक्रेट्स व्हाट्सएप ग्रुप। सो आने वाले 3 5 10 साल में सबसे नॉलेजेबल इन्वेस्टर सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। सबसे एडाप्टेबल इन्वेस्टर हैप्पी रिच इन्वेस्टर बनेगा आने वाले 3 5 10 सालों में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको पता है ये वीडियो आपके कौन से फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तो शेयर जरूरी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।